नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन सभ्यता पर अपना वीडियो जारी रख रहे हैं। इसका दूसरा भाग है। यदि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया इसे देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Civilizations in Africa and the Americas from around 500 to 1500 CE. Kingdom of Kush. द किंगडम ऑफ कुश एक प्राचीन अफ्रीकी साम्राज्य जो वर्तमान सूडान में नाइल नदी के किनारे स्थित था और इसकी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, ने इजिप्ट के पतन के बाद अपने प्रभाव का विस्तार किया। यह नापता के आसपास केंद्रित था और एक समृद्ध समाज के रूप में विकसित हुआ। कुश ने इजिप्ट के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए जो कभी-कभी संघर्ष और कभी-कभी सहयोग में परिणत हुए। कुशाइट्स ने कई इजिप्शियन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया जिसमें धर्म और निर्माण की शैलियां शामिल थीं। उनकी पिरामिड्स विशेष रूप से मीरोए में देखी जाती हैं जो आकार में छोटे और डिजाइन में विशिष्ट होती हैं। कुश का आयन वर्किंग क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान था। कुश के पास लोहे की खनिज संपत्ति थी और लोहे के औजारों और हथियारों के विकास ने उन्हें व्यापार और युद्ध में श्रेष्ठता प्रदान की। इस तकनीकी लाभ ने उन्हें सोरगम और मिलेट जैसी फसलों को उगाने में सक्षम बनाया। हालांकि कुश समृद्ध था, इसे पड़ोसी समूहों के आक्रमणों और व्यापार मार्गों में बदलाव का सामना करना पड़ा, जिसने चौथी सदी सीई तक इसके पतन में योगदान दिया। ग्रेट जिम्बाब्वे। ग्रेट जिम्बाब्वे वर्तमान जिम्बाब्वे में एक मध्यकालीन शहर जो अपनी उन्नत वास्तुकला और जटिल समाज के लिए जाना जाता है, 11वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान एक प्रमुख सभ्यता थी। यह जिम्बाब्वे साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था और इसकी विशेषता इसके प्रभावशाली पत्थर के ढांचों में थी, विशेषकर ग्रेट इनक्लोजर और हिल कॉम्प्लेक्स। ग्रेट जिम्बाब्वे की वास्तुकला इसके निर्माताओं की उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाती है जो स्थानीय रूप से प्राप्त ग्रेनाइट का उपयोग करके बिना मोर्टार के दीवारें बनाते थे। यह स्थल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसे इसके सांस्कृतिक महत्व और वास्तुकला के नवाचारों के लिए मान्यता प्राप्त है। ग्रेट जिम्बाब्वे एक विशाल व्यापार नेटवर्क का केंद्र था जो भारतीय महासागर के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ से सोने, हाथी दांत और अन्य संसाधनों का व्यापार होता था, जिससे क्षेत्र के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी व्यापार बढ़ा। इस व्यापार से उत्पन्न धन ने एक जटिल सामाजिक संरचना के विकास की अनुमति दी, जिसमें एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग और कुशल श्रमिक वर्ग शामिल था। हालांकि 15वीं शताब्दी के अंत में ग्रेट जिम्बाब्वे का पतन शुरू हुआ, जो संभवतः अधिक चराई, संसाधनों के क्षय और व्यापार मार्गों में बदलाव के कारण हुआ, जिससे किंगडम ऑफ मुतापा जैसे अन्य शक्तियों का उदय हुआ। इनका एम्पायर प्री कोलंबियन अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य, जो अपनी उन्नत संस्कृति और प्रशासनिक संगठन के लिए जाना जाता है, एंडियन क्षेत्र में उभरा, जिसकी राजधानी कुस्को थी। कुस्को इनका साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी थी, जो अपनी प्रभावशाली वास्तुकला और राजनीतिक तथा धार्मिक केंद्र के रूप में जानी जाती है। 15वीं शताब्दी में अपने उच्चतम स्तर पर इनका साम्राज्य आधुनिक कोलंबिया से चिली तक फैला था, जिसमें विविध जलवायु और संस्कृतियां शामिल थीं। कृषि इनका अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। इनका ने टेरेसिंग जैसे उन्नत कृषि तकनीकों को लागू किया, जिससे पहाड़ी इलाके में उपजाऊ भूमि का अधिकतम उपयोग हुआ। उन्होंने आलू, मक्का और क्विनोआ जैसी प्रमुख फसलों का उत्पादन किया, जो उनकी जनसंख्या के पोषण के लिए महत्वपूर्ण थी। इनका की एक अद्भुत उपलब्धि उनकी विस्तृत रोड सिस्टम थी। यह नेटवर्क संचार और सामानों और सैनिकों के आवागमन की सुविधा प्रदान करता था, जो व्यापार और एकीकरण में सहायक था। इन सड़कों को बुद्धिमानी से डिजाइन किया गया था, जिसमें पुल और सुरंगें शामिल थीं, जो एंडियन परिदृश्य की चुनौतियों के अनुकूल थीं। इनका ने क्यूबोआईपीयू का उपयोग करके
एक अनूठी लेखांकन प्रणाली विकसित की, जिससे वे प्रशासनिक कार्यों और संसाधनों का प्रबंधन बिना लिखित भाषा के कर सकते थे। क्वाइपस विभिन्न रंगों के धागों और गांठों का समूह था। प्रत्येक संख्या के मान या श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता था, जो इनका की संगठनात्मक और प्रबंधन क्षमताओं को दर्शाता है। इनका समाज उच्चतम स्तर पर सापा इनका के साथ एक उच्च स्तर की विभाजन में था। उन्होंने एंसेस्टर वर्शिप का पालन किया, जो उनके धार्मिक अभ्यासों और सामाजिक मूल्यों का केंद्रीय तत्व था। इनका साम्राज्य ने आंतरिक संघर्षों और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स के आगमन के कारण चुनौतियों का सामना किया, जिसने अंततः इसके पतन का कारण बना। किंगडम ऑफ कुश, ग्रेट जिम्बाब्वे और इनका एम्पायर की सभ्यताएं 500 से 1500 सीई के बीच अफ्रीका और अमेरिका में हुई समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक सभ्यता ने वास्तुकला, व्यापार और शासन में उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित किया, जो आज भी उनके क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं। सिल्क रोड एक प्राचीन व्यापार मार्गों का नेटवर्क जो एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ता है, जो न केवल व्यापार बल्कि सांस्कृतिक विनिमय को भी सुविधाजनक बनाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक धारा थी जो दूसरी सदी बीसीई से शुरू हुई। यह विभिन्न मार्गों को रेगिस्तानों, पहाड़ों और मैदानों के माध्यम से जोड़ता था, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक विशाल संबंध बना। सिल्क रोड ने उन वस्तुओं के आदान प्रदान को सक्षम बनाया जो दूर दूर तक बाजारों में अत्यधिक मूल्यवान थीं। सिल्क एक मूल्यवान कपड़ा जो रेशमी कीड़ों द्वारा निर्मित होता है, जो प्राचीन व्यापार में एक बारीकी से सुरक्षित रहस्य था, सबसे प्रतीकात्मक वस्तु बन गई। जैसे जैसे चीन में सिल्क की मांग बढ़ी, यह एक फलदायी व्यापार नेटवर्क का निर्माण करने लगा, जो चीनी कारीगरों को विदेशी व्यापारियों के साथ जोड़ता था। सिल्क के अलावा स्पाइसेस जैसे सुगंधित पदार्थ जो भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, पोर्सलेन जो चीन में विकसित उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी के बर्तन हैं, और प्रेशियस स्टोन्स जैसे मूल्यवान रत्न भी व्यापार में आते थे, जिससे सिल्क रोड का आर्थिक महत्व बढ़ता गया। सिल्क रोड केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं था, यह सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक चैनल था। जैसे जैसे व्यापारी यात्रा करते थे, वे अपने रीति रिवाज, भाषाएं और धर्म लेकर आते थे। उदाहरण के लिए बुद्धिज्म 5वीं सदी बीसीई में सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित एक दर्शन और धर्म भारत से मध्य एशिया और फिर चीन में फैला, जिसने स्थानीय विश्वासों और प्रथाओं को बदल दिया। सिल्क रोड के यान रोगों में मोनेस्टीरीज, भिक्षुओं के लिए धार्मिक समुदाय जो अक्सर अध्ययन के केंद्र होते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए, जहां कला, साहित्य और विचारों का विकास हुआ। टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस भी सिल्क रोड पर महत्वपूर्ण थे। पेपर मेकिंग, पल्प से शीट बनाने की प्रक्रिया, जिसने लेखन और रिकॉर्ड कीपिंग में क्रांति लाई, जैसे आविष्कार चीन से इस्लामिक दुनिया और अंततः यूरोप में पहुंचे, जिसने शिक्षा और प्रशासन को बदल दिया। इसी तरह कंपास एक नेविगेशन उपकरण जो एक चुंबकीय सुई का उपयोग करता है, और गन पाउडर एक विस्फोटक मिश्रण जो आग्नेयास्त्रों और आतिशबाजी में उपयोग किया जाता है, पश्चिम में पेश किए गए, जिसने अन्वेषण और युद्ध को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। जिसने सिल्क रोड के माध्यम से कलात्मक प्रभाव गहरा था। हेलेनिस्टिक कला शैलियां पूर्वी परंपराओं के साथ मिलकर अद्वितीय कलात्मक अभिव्यक्तियों को जन्म देती थीं, जिन्हें मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में देखा जा सकता है। संस्कृतियों के विलय ने दार्शनिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न विचारधाराओं का स्थानीय परंपराओं में समावेश हुआ। ट्रांस सहारन ट्रेड रूट्स, प्राचीन व्यापार मार्ग जो सहारा रेगिस्तान के पार फैले हुए हैं, उत्तरी अफ्रीका को उप सहारा अफ्रीका से जोड़ते हैं। 8वीं सदी से पश्चिम अफ्रीका के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ये व्यापार मार्ग मूल्यवान वस्तुओं जैसे गोल्ड, जो एक मूल्यवान धातु है और अपनी दुर्लभता और सुंदरता के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। सॉल्ट, जो एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग खाद्य संरक्षण और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। और स्लेव्स, जिसमें लोगों को बेचकर दास्ता में डालना शामिल था,
के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करते थे। माली एम्पायर से सोना विशेष रूप से चाहा जाता था, जिसने क्षेत्र को वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। उत्तर अफ्रीकी व्यापारी सॉल्ट लाते थे, जो खाद्य संरक्षण के लिए आवश्यक था, जबकि वे वस्त्र, घोड़े और अन्य सामानों का भी आदान प्रदान करते थे। इन व्यापार गतिविधियों से उत्पन्न धन ने शक्तिशाली राज्यों और शहरों जैसे टिम्बुक्टू और गाओ के विकास में योगदान दिया। इस्लाम का प्रसार ट्रांस सहारन व्यापार मार्गों के साथ हुआ था, जिसने सांस्कृतिक प्रभाव डाला। जैसे जैसे व्यापारी इस्लाम को अपनाते गए, उन्होंने धार्मिक प्रथाएं, कानूनी प्रणालियां और शैक्षणिक संस्थाएं उप सहारा अफ्रीका में लाईं। इससे शहरों जैसे टिम्बुक्टू में मस्जिदों और अध्ययन के केंद्रों की स्थापना हुई। यह आदान प्रदान इस्लामी कला, वास्तुकला और साहित्यिक परंपराओं के साथ साथ स्थानीय संस्कृतियों को समृद्ध करता है। अरेबिक भाषा भी प्रमुखता से उभरी, क्योंकि यह व्यापार, विद्या और प्रशासन की भाषा बन गई। यह भाषाई आदान प्रदान, संचार और सांस्कृतिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाता है, जिससे स्थानीय संस्कृतियों को इस्लामी प्रभावों से समृद्ध किया गया। ट्रांस सहारन व्यापार मार्गों ने कृषि तकनीकों और नवाचारों के आदान प्रदान की अनुमति दी। सोरगम और मिलेट जैसे फसलों का परिचय ने सूखे क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया। सिंचाई और खेती के तरीकों में नवाचारों ने अधिक प्रभावी कृषि को संभव बनाया, जो बढ़ती जनसंख्या का समर्थन करता है। सिल्क रोड और ट्रांस सहारन ट्रेड रूट्स सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान के महत्वपूर्ण मार्ग थे, जिन्होंने उन सभ्यताओं को प्रभावित किया जो उन्हें जोड़ते थे। सिल्क रोड ने पूर्व और पश्चिम के बीच विलासिता की वस्तुओं, धार्मिक विश्वासों और तकनीकी नवाचारों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया, जबकि ट्रांस सहारन मार्गों ने सोने, नमक और इस्लामी शिक्षाओं के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ा। दोनों मार्गों ने अपने क्षेत्रों के ऐतिहासिक कथाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनके विरासतों ने आज भी वैश्विक संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है। राइटिंग सिस्टम्स मानव इतिहास का एक मौलिक घटक हैं, जो संचार, रिकॉर्ड कीपिंग और सांस्कृतिक निरंतरता को सक्षम बनाते हैं। क्यूनिफॉर्म क्यूनेइफॉर्म सबसे प्राचीन जात लेखन प्रणालियों में से एक, जो लगभग 3200 बीसीई में सुमेरियों द्वारा विकसित की गई थी, जिसमें मिट्टी की पट्टियों पर तीर आकार के निशान बनाए जाते थे। शुरू में लेखा जोखा रखने के लिए बनाई गई थी, जिससे सुमेरियों को कृषि उत्पादन और व्यापार पर नजर रखने में मदद मिली। समय के साथ यह विभिन्न प्रकार के साहित्य जैसे कानूनी दस्तावेज, महाकाव्य, कविता और वैज्ञानिक ग्रंथों को रिकॉर्ड करने के लिए विकसित हुई। इसका एक महत्वपूर्ण साहित्यिक उदाहरण एपिक ऑफ गिलगमेश है, एक प्राचीन मेसोपोटेमियन कविता जो वीरता, मित्रता और मृत्यु पर विचार करती है। यह महाकाव्य न केवल सुमेरियन विश्वासों और मूल्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह सार्वभौमिक मानव चिंताओं को भी दर्शाता है, जिससे यह विश्व साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। हायरोग्लिफिक्स प्राचीन मिस्र की जटिल लेखन प्रणाली, जिसमें चित्रात्मक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, दोनों धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए सेवा करती थी। इसे स्मारकीय उत्कीर्णन और समाधियों में उपयोग किया जाता था, जो धार्मिक विश्वासों और फिरौन की दिव्य शक्ति को व्यक्त करती थी। प्रसिद्ध रोसेट्टा स्टोन, एक पत्थर की पट्टी जिस पर 3 लिपियों में एक उद्घोषणा अंकित है, ने मिस्र की हायरोग्लिफिक्स को डिकोड करने में मदद की, जिससे आधुनिक विद्वानों को प्राचीन मिस्री संस्कृति और इतिहास को समझने का अवसर मिला। हायरोग्लिफिक्स ने पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड विज्ञान के संरक्षण में भी भूमिका निभाई, जैसे कि बुक ऑफ द डेड, जो एक प्राचीन मिस्र का अंतिम संस्कार पाठ है, जिसमें मृतकों के लिए मंत्र और प्रार्थनाएं शामिल हैं। यह मृतकों को उनके अंतिम यात्रा में मार्गदर्शन करता था, जो मिस्रियों के मृत्यु और पुनर्जन्म के विश्वास को दर्शाता है। अल्फाबेट्स, जो सरल लेखन प्रणालियां हैं और ध्वनियों को दर्शाने के लिए अक्षरों का उपयोग करती हैं, का विकास साक्षरता और संचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी।
फिनिशियन अल्फाबेट, जो लगभग 1200 बीसीई में फिनिशियों द्वारा विकसित की गई थी, ने पहले की लेखन प्रणालियों को सरल बनाया, जिससे इसे सीखना और उपयोग करना आसान हो गया। इसका अनुकूलन ग्रीक अल्फाबेट, जिसने स्वर को शामिल किया, साहित्य, दर्शन और विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वर्णमाला में परिवर्तन न केवल साक्षरता को लोकतांत्रिक बनाता है, बल्कि विचारों के प्रसार को भी बढ़ावा देता है। प्रिंटिंग प्रेस, जो एक यांत्रिक उपकरण है और 15वीं सदी में आविष्कार किया गया, ने बाद में इस प्रभाव को बढ़ा दिया, जिससे ग्रंथों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापक वितरण संभव हुआ। रिलीजन, पॉलीथीज्म टू मोनोथीज्म। पॉलीथीज्म एकाधिक देवताओं की पूजा प्रारंभिक सभ्यताओं में प्रमुख थी, जिसमें देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व प्राकृतिक शक्तियों और मानव गतिविधियों से किया जाता था। उदाहरण के लिए इजिप्शियंस ने रा सूर्य देवता और प्राचीन मिस्र में एक प्रमुख देवता और ओसाइरिस मृत्यु के देवता की पूजा की, जिनकी कहानियां और विशेषताएं कृषि चक्रों और सामाजिक मानकों के साथ अंतर्निहित थीं। मोनोथीज्म एक ही सर्वशक्तिमान देवता में विश्वास की अवधारणा ने एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और सांस्कृतिक बदलाव को चिह्नित किया। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म प्राचीन फारसी धर्म, जिसे जोरास्टर द्वारा स्थापित किया गया, जो अच्छे और बुरे के बीच का संघर्ष और एक देवता अहूरा माजदा की पूजा पर जोर देता है, ने नैतिक चयन और ब्रह्मांडीय संघर्ष के विचारों को पेश किया, जो बाद के धार्मिक विचारों को प्रभावित करते हैं। जूडिज्म यहूदी लोगों का एक एकेश्वरवादी धर्म, जो एकमात्र ईश्वर में विश्वास और इजरायलियों के साथ वाचा पर केंद्रित है, ने एकेश्वरवाद को आगे बढ़ाया, जिसने पश्चिमी सभ्यता में नैतिक और नैतिक ढांचों को आकार दिया। 10 कमांडमेंट्स बाइबल के सिद्धांतों का एक समूह, जो नैतिकता और पूजा से संबंधित हैं, यहूदी और ईसाई परंपराओं में मौलिक हैं, ने ऐसे मूलभूत कानून स्थापित किए जो न्याय और सामुदायिक जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। फिलॉसफीज, दार्शनिक इंक्वायरी की उभरती हुई धाराएं विशेष रूप से प्राचीन ग्रीस में विचार और शासन को क्रांतिकारी ढंग से बदल देती हैं। सोक्रेटिस, एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक जो नैतिकता और आत्म परीक्षण के महत्व पर जोर देते थे, ने सोक्रेटिक मेथड के माध्यम से व्यक्तियों को पूर्व धारणाओं पर प्रश्न पूछने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। उनके छात्र प्लेटो, एक दार्शनिक जिन्होंने एथेंस में एक अकादमी की स्थापना की और न्याय, सुंदरता और समानता की अवधारणाओं का पता लगाया, ने आइडियल स्टेट की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो तर्क और न्याय पर आधारित शासन का पक्षधर था। एरिस्टोटल, एक दार्शनिक जो प्लेटो के छात्र थे और नैतिकता, राजनीति और प्राकृतिक विज्ञानों में व्यापक योगदान दिया, ने नैतिकता और राजनीति का अध्ययन करने के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण स्थापित किया, जो सद्गुण और नागरिक की भूमिका पर जोर देता है। उनके काम, जैसे कि निकोमकियन एथिक्स, जो अरस्तु द्वारा लिखित एक दार्शनिक पाठ है जो अच्छे जीवन और नैतिक व्यवहार की प्रकृति का पता लगाता है, आज भी पश्चिमी दर्शन और नैतिकता में मौलिक हैं। गवर्नेंस एंड लॉ, प्राचीन सभ्यताओं द्वारा विकसित शासन प्रणालियां और कानूनी सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक और कानूनी ढांचों पर गहरा और स्थायी प्रभाव डालते हैं। रोमन लॉ, प्राचीन रोम का कानूनी प्रणाली, जिसने आधुनिक कानूनी प्रणालियों की नींव रखी, अपने संहिताबद्धता और प्रणालीगत दृष्टिकोण से विशेषता रखता था। 12 टेबल्स, प्राचीन रोम में कानूनों का पहला संकलन, जो कांस्य की पट्टियों पर लिखा गया और सार्वजनिक दृश्य के लिए उपलब्ध था, ने मौलिक कानूनी सिद्धांतों की स्थापना की, जिससे पारदर्शिता और न्याय में मदद मिली। रोमन कानून ने कानूनी प्रतिनिधित्व,
अपील का अधिकार और स्वामित्व के अधिकार जैसे सिद्धांतों की स्थापना की जो आज के आधुनिक कानूनी प्रणालियों के लिए मौलिक हैं। गायस एक प्रमुख रोमन न्यायविद जो कानून पर अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं, और जस्टिनियन एक बाइजेंटाइन सम्राट जिसने कॉर्पस जुरिस सिविलिस में रोमन कानून को संहिताबद्ध किया, के कामों ने इन सिद्धांतों को मजबूत किया जो यूरोप भर में कानूनी विचार को प्रभावित करते हैं। ग्रीक डेमोक्रेसी प्राचीन एथेंस में शासन का एक रूप जो नागरिकों की सीधी भागीदारी पर आधारित था, ने पिछले शासन मॉडलों से एक क्रांतिकारी प्रस्थान का प्रतिनिधित्व किया। एथेंस में नागरिक शहर में जन्मे मुक्त पुरुष, असेंबली एक शासी निकाय जहां नागरिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और मतदान के लिए इकट्ठा होते थे, में सीधे भाग ले सकते थे, जो नागरिकता के दायित्व और सामुदायिक भागीदारी की भावना को बढ़ावा देता था। डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऐसे सिद्धांत जो सभी नागरिकों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व की वकालत करते हैं, की स्थापना ने आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणालियों की नींव रखी। ओस्ट्रासिज्म एथेंस में एक राजनीतिक प्रथा जहां नागरिकों को ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करने के लिए वोट करने की अनुमति दी जाती थी जिन्हें राज्य के लिए खतरा माना जाता था, ने बहुमत के शासन और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच तनाव को प्रदर्शित किया जो आज भी समकालीन लोकतंत्र के चर्चाओं में गूंजता है। ग्रीक राजनीतिक दर्शन का प्रभाव ऐसे दस्तावेजों में देखा जा सकता है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की रूपरेखा को निर्धारित करने वाला मौलिक दस्तावेज जो लोकतांत्रिक शासन, शक्तियों के पृथक्करण और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के सिद्धांतों को दर्शाता है। प्राचीन सभ्यताओं के लेखन प्रणालियों, धर्म और शासन में योगदान ने मानव इतिहास और संस्कृति को गहराई से आकार दिया है। क्यूनिफॉर्म, हायरोग्लिफिक्स और अल्फाबेट्स का विकास प्रभावी संचार और ज्ञान के संरक्षण को सक्षम बनाता है। पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म और दार्शनिक विचारों का उदय नैतिक ढांचों और सामाजिक संरचनाओं को बदल देता है। इसके अलावा रोमन लॉ और ग्रीक डेमोक्रेसी ने ऐसे मौलिक सिद्धांत स्थापित किए हैं जो आज के कानूनी और राजनीतिक प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। ये विरासतें प्राचीन संस्कृतियों की आपसी संबंध और समकालीन सभ्यता पर उनके स्थायी प्रभाव को उजागर करती हैं। कंक्लूजन एंड रिफ्लेक्शन। प्राचीन सभ्यताएं ज्ञान के समृद्ध भंडार के रूप में कार्य करती हैं जो मानव स्वभाव, सामाजिक संरचनाओं, शासन और संस्कृति के बारे में अमूल्य पाठ प्रदान करती हैं। उनके सफलताओं और विफलताओं के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि मानव होना क्या होता है। प्राचीन समाजों की कहानियां मानव व्यवहार के मौलिक सत्य प्रकट करती हैं, जिसमें सहयोग, संघर्ष, नवाचार और लचीलापन की क्षमता शामिल है। उदाहरण के लिए मिस्र में भव्य संरचनाओं का निर्माण जैसे कि पिरामिड न केवल मानव प्रतिभा को दर्शाता है बल्कि एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकजुट होने की क्षमता को भी दर्शाता है। इन परियोजनाओं के लिए विशाल संसाधनों, संगठन और श्रम की आवश्यकता थी जो कठिनाइयों का सामना करने में सहयोगी प्रयास की क्षमता को दर्शाती हैं। अधिकांश साहित्य जैसे कि एपिक ऑफ गिलगमेश मित्रता, मृत्यु और अर्थ की खोज जैसे विषयों का पता लगाता है। ये मुद्दे आज भी गहराई से प्रासंगिक हैं। ऐसी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि समझ, संबंध और उद्देश्य की खोज एक शाश्वत मानव प्रयास है। प्राचीन सभ्यताएं सामाजिक संगठन की जटिलताओं को भी उजागर करती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाति व्यवस्था और प्राचीन रोम में वर्ग संरचनाएं यह दर्शाती हैं कि समाजों ने पदानुक्रम और सामाजिक भूमिकाओं से निपटने के लिए कैसे संघर्ष किया। इन गतिशीलताओं को समझने से हमें समकालीन असमानताओं, विशेषाधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विचार करने में मदद मिलती है। संस्कृति के अभ्यास जैसे कि त्योहार, अनुष्ठान और कलात्मक अभिव्यक्तियां साझा विश्वासों की भूमिका को उजागर करती हैं जो सामुदायिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं।
मायाओं की जटिल कला और आर्किटेक्चर या ग्रीकों की दार्शनिक संवादों से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य कर सकती है, जबकि यह पहचान और मूल्यों का पता लगाने का एक साधन भी है। प्राचीन सभ्यताओं द्वारा विकसित शासन मॉडल ने आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों के लिए मौलिक सिद्धांत स्थापित किए हैं। प्राचीन एथेंस के लोकतांत्रिक अभ्यास नागरिक भागीदारी और नेतृत्व में उत्तरदायित्व के महत्व पर जोर देते हैं। इसी तरह रोमन कानूनी नवाचार जैसे कि निर्दोषता का अनुमान और निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार आज के कानूनी प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। जो नैतिक दर्शन उभरे, विशेष रूप से ग्रीक विचारकों से, वे नैतिकता, न्याय और समाज में व्यक्ति की भूमिका पर निरंतर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्लेटो और अरस्तु के संवाद तर्क और नैतिकता पर जोर देते हैं, जो आधुनिक शासन और सामाजिक मुद्दों को नेविगेट करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। कंटिन्यूटी एंड चेंज। प्राचीन सभ्यताओं की विरासतें आधुनिक दुनिया को गहराई से आकार देती हैं, जो समय और भूगोल को पार करते हुए विचारों और प्रथाओं का एक निरंतरता को प्रकट करती हैं। कई समकालीन शासन प्रणालियां, कानूनी ढांचे और सांस्कृतिक मानक इन प्रारंभिक समाजों द्वारा स्थापित संरचनाओं में निहित हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स। प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र के सिद्धांत आज दुनिया भर में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक अधिकारों के लिए आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। मतदान का अधिकार, नागरिक अधिकार और सामाजिक समानता की लड़ाई ऐसे मूलभूत विचारों से जुड़ी है जो सोक्रेट्स और अरस्तु जैसे दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। नागरिक और सक्रिय भागीदारी का महत्व आज के लोकतांत्रिक विमर्श में आवश्यक है। रोमन कानून की जोरदारता, कानूनी अधिकारों और न्याय शास्त्र की भूमिका ने आज के कई देशों के कानूनी प्रणालियों की नींव रखी है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ और प्रॉपर्टी राइट्स जैसे सिद्धांत, जिन्हें रोमन कानूनी ग्रंथों में स्थापित किया गया था, आज के कानूनी ढांचे के लिए मौलिक हैं, जिससे समाजों को प्रभावी और न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करने की अनुमति मिलती है। नेचुरल लॉ का विचार, जो यह मानता है कि कुछ अधिकार अंतर्निहित और सार्वभौमिक हैं, मानव अधिकारों और न्याय पर बहसों को प्रभावित करता है। व्यापार मार्गों जैसे कि सिल्क रोड द्वारा सुविधा प्रदान की गई सांस्कृतिक आदान प्रदान ने वैश्विक संस्कृति पर स्थायी प्रभाव डाला है। विचारों, कला और प्रौद्योगिकी का सभ्यताओं के बीच का यह प्रवाह समाजों को समृद्ध करता है, जिससे साझा मानव अनुभव का एक ताना बाना बनता है। उदाहरण के लिए, बुद्धिज्म का भारत से पूर्व एशिया तक फैलना न केवल धार्मिक परिदृश्य को बदलता है, बल्कि उन क्षेत्रों में कला, साहित्य और दर्शन को भी प्रभावित करता है। प्राचीन सभ्यताओं के पाठों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि इतिहास केवल घटनाओं का एक रिकॉर्ड नहीं है। यह एक निरंतर कथा है जो हमारे वर्तमान को सूचित करती है और हमारे भविष्य को आकार देती है। प्राचीन समाजों द्वारा सामना की गई चुनौतियां, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक एकीकरण समकालीन मुद्दों के साथ गूंजती हैं। इन सभ्यताओं का अध्ययन करके हम मानव अनुभव के चक्रीय स्वभाव को समझते हैं। उनकी सफलताएं और विफलताएं हमें इस बात की दिशा दिखाती हैं कि हम वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं, जिससे हम अपने सामाजिक ढांचों और मूल्यों के प्रति अधिक सचेत हो सकें। इसके अलावा मानव इतिहास की आपसी संबंध को समझने से हमें सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। जब हम यह पहचानते हैं कि हमारे पूर्वजों से हमें जोड़ने वाले सामान्य धागे क्या हैं, तो हम अपने समय की जटिलताओं को समझने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम होते हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण और समानता आधारित भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। संक्षेप में, प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन केवल एक अकादमिक प्रयास नहीं है, यह एक आवश्यक उपक्रम है जो हमारी मानवता की समझ को समृद्ध करता है।
हमारे नैतिक विचारों को मार्गदर्शन करता है और हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और समान विश्व की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। इस अन्वेषण के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि जबकि संदर्भ बदल सकते हैं, मानव अस्तित्व के मौलिक प्रश्न एक समान रहते हैं, जो हमें प्रतिबिंबित करने, सीखने और एक वैश्विक समुदाय के रूप में एक साथ बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आपको यह समय यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और भी दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।